हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग जो पेपर फर्स्ट है आपका, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। कानपुर में नाम है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो उसमें जितने भी हमारे शैक्षिक विचारक हैं, भारतीय शैक्षिक विचारक हो गए, पाश्चात्य शैक्षिक विचारक हो गए, उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गिज्जू भाई बधेका रह गए थे, इनको हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो आज इनको डिस्कस करते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, पेपर फर्स्ट में आपको ये टॉपिक जरूर मिलेगा। जैसे भारतीय शैक्षिक विचार में महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, इन लोगों को हम पढ़ चुके हैं, है ना। और जो पाश्चात्य में आते हैं, जैसे जॉन डीवी हो गए, पालो फ्रेरो हो गए, रूसो हो गए, इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गिज्जू भाई बधेका को आज डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए चलेंगे। जो प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, इनके एग्जाम फरवरी से स्टार्ट हैं, जैसा कि नोटिस जारी हो गया है। ठीक है, और आपको प्रयागराज वालों को एग्जाम सीटेट के साथ साथ बीएड की भी तैयारी करनी है, तो अपनी कंटिन्यू तैयारी जो है जारी रखिए। और क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहां से अटेंड करते रहिए। देखिए, गिज्जू भाई बधेका के बारे में जानते हैं, समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में जीवन परिचय। अगर आप लखनऊ कानपुर से देख रहे हैं तो हमारे नोट्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं 9628182649। ठीक है, हमारे नोट्स आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ पाएंगे। जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, बच्चों की शिक्षा के लिए समस्त जीवन समर्पित कर देने वाले गिज्जू भाई एक महान विचारक एवं शिक्षाविद थे। बच्चों की शिक्षा के लिए अपना पूरा समस्त जीवन समर्पित कर देने वाले गिज्जू भाई एक महान विचारक और एक शिक्षाविद थे, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा पर गहन चिंतन किया। बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने गहन चिंतन किया, मनन किया। बाल समस्याओं के निदान हेतु सतत प्रयास और बाल साहित्य का सृजन कर बच्चों को जीवन में उपयोगी साहित्य सुलभ कराया, जिसका ज्ञान कराकर उनका भावी जीवन सुखद बनाया जा सकता है। जो गिज्जू भाई बधेका थे, इन्हें बच्चों की बड़ी चिंता थी, बच्चों की शिक्षा पर बड़ी चिंता थी। तो इन्होंने बच्चों की शिक्षा को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे बच्चे आसान तरीके से सीख सकें, खेल खेल में सीख सकें, उन पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, कोई बोझ ना हो। आज के समय में कितने बड़े बड़े बैग होते हैं, जितना बच्चे का वजन नहीं, उससे ज्यादा उनके बैग का वजन होता है ना। तो इन सब चीजों को लेकर के गिज्जू भाई बधेका जो थे, वो बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत ही चिंतित थे। तो उन्होंने चिंतन किया, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए उन्होंने सतत प्रयास किए, बाल साहित्य का सृजन किया, ताकि बच्चों के जीवन को उपयोगी बनाया जा सके, साहित्य के माध्यम से बच्चों को बेहतर बनाया जा सके। तो इन सब चीजों के बारे में बहुत चिंता थी किनको, गिज्जू भाई बधेका को। ठीक है, उनका भावी जीवन सुखद बनाया जा सकता है जो उन्होंने साहित्य उपलब्ध कराया। 15 नवंबर 1885 सौराष्ट्र के चित्तल गांव में, अपने ही राष्ट्र के चित्तल गांव में गिज्जू भाई का जन्म हुआ था। 15 नवंबर 1985 को गिज्जू भाई बधेका का जन्म हुआ था चित्तल गांव में। इनका पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका था। क्या नाम था? गिरजाशंकर भगवान जी बधेका था, परंतु लोग उन्हें प्यार से गिज्जू भाई कहते थे। क्या कहते थे? गिज्जू भाई कहते थे। जन्म कहाँ हुआ था? चित्तल गांव में। कब हुआ था? 15 नवंबर 1985 को हुआ था। उन्होंने पहले वकालत के पेशे को अपनी शिक्षा पूरी करके अपनाया था। पहले उन्होंने वकालत का जो है पेशा अपनाया। यद्यपि वो एक सफल वकील बने, वकील भी सफल बने, किंतु उनका मन वकालत में ज्यादा दिन नहीं लगा और कुछ समय के उपरांत उन्होंने वकालत को छोड़ दिया। इसी समय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो रही थी। कहने का मतलब है, उन्होंने कुछ समय तक तो उन्होंने वकालत की, लेकिन पूरा मन उनका वकालत में नहीं लगा, तो उन्होंने कुछ समय के बाद अपना ये काम छोड़ दिया। लेकिन जिस समय उन्होंने अपना ये काम छोड़ा था वकालत का, तो इसी समय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर भी चल रहा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हो रही थी। इनमें एक संस्था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, क्या नाम? दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, गुजरात प्रांत में भावनगर में स्थापित हुई थी संस्था। और इस संस्था में श्री हरगोविंद पांड्या काम कर रहे थे, जो गिज्जू भाई के मामा थे।
ठीक है। एक जो ये एक क्या कहते हैं इनका नाम, एक संस्था स्थापित हुई जिस संस्था का नाम दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन था। गुजरात प्रांत के भावनगर में ये स्थापित हुई थी और इस संस्था में जो श्री हरिगोविंद पांड्या काम कर रहे थे वो गिज्जू भाई के मामा थे। सन 1920 में गिज्जू भाई ने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में ही अपना एक बाल मंदिर स्थापित किया। क्या बाल मंदिर स्थापित किया? बालकों की पढ़ाई के लिए उन्होंने क्या किया, एक कह सकते हैं क्लासरूम तैयार किया जिसमें उन्होंने 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अपने शैक्षिक विचारों एवं सिद्धांतों के अनुरूप शिक्षा देना प्रारंभ किया। और उस अपने बाल मंदिर में जो एडमिशन बच्चे का ले रहे थे ये वो 2.5 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे थे जिन पर ये अपने शैक्षिक विचारों का प्रभाव डालना चाहते थे, अपने शैक्षिक सिद्धांतों के अनुरूप उनको शिक्षा देना चाहते थे। आप बाल मंदिर यानी गिज्जू भाई बाल मंदिर के उल्लासपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को कविता, कहानी, नाटक, मनोरंजन, भ्रमण, खेल, रास नृत्य एवं फूल पौधे लगाने आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहे। यानी कि वो बच्चों को किस तरीके से देखिए सिखाना चाह रहे थे, बच्चों को कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, खेल खेल में कह सकते हैं मनोरंजन, हर्ष उल्लास के साथ, भ्रमण का मतलब होता है घूम करके या जगह जगह जा करके चीजों को सामने टच फील करके प्रत्यक्ष रूप से देख करके उनको जानना समझना, है ना। खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना, नृत्य के माध्यम से फूल पौधे लगाना, फूलों के पौधे लगाने के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे थे। ये शिक्षा प्रदान करते रहे और बाल साहित्य के सृजन में वो संलग्न रहे। 23 जून 1939 को 54 वर्ष की आयु में इस महान शिक्षा शास्त्री का देहावसान हो गया जिससे बालकों को शिक्षित करने के लिए अनेक शिक्षण कौशलों का विकास अवरुद्ध हो गया। अगर वो और जीवित रहते तो और बेहतरीन कुछ कर सकते थे बच्चों के लिए, यानी कि और भी टीचिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते थे। गिज्जू भाई के दार्शनिक विचार क्या है? देखिए गिज्जू भाई के दार्शनिक विचार इस प्रकार है। नंबर 1 तो स्कूल के बारे में उनके क्या विचार हैं। गिज्जू भाई ने विद्यालय को मंदिर माना। गिज्जू भाई ने क्या माना? विद्यालय को मंदिर माना कि जो स्कूल है, स्कूल इज अ टेम्पल माना, अर्थात बाल मंदिर जिसमें बच्चे रहते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने अपने बाल मंदिर का वातावरण मंदिर सदृश बनाने का प्रयास किया था, यानी कि मंदिर के समान बनाने का प्रयास किया था। मंदिर में स्कूल में शिक्षा देने का काम होता है, बच्चे ज्ञान अर्जन करते हैं, बच्चे जो है सीखते हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने बाल मंदिर का वातावरण मंदिर के समान ही बनाया था। बालक या छात्र के बारे में देखिए, चाइल्ड या स्टूडेंट। गिज्जू भाई बालक या छात्र को उस मंदिर का देवता मानते थे। वे कहा करते थे कि बच्चे को देवता मानो, क्या वो कहते थे बच्चे को देवता मानो। बाल देवो भव उनकी प्रिय उक्ति थी, प्रिय लाइन जो उनकी थी, प्रिय लाइन क्या थी? बाल देवो भव, ठीक है। इसलिए वे बच्चों की उपासना करते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें खुशहाल जीवन यापन की कला सिखाते थे कि किस तरीके से खुशहाल जीवन यापन कर सकते हैं। एक अध्यापक यदि कर्तव्य परायणता की भावना से परिपूर्ण हो तभी वह बच्चों की सेवा कर पाएगा। इसके अलावा उसे बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान इसलिए आवश्यक होती है कि हमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बच्चे की क्षमता, बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंस, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। किस बच्चे के अंदर क्या रुचि, बच्चे की क्या रुचि है, क्या क्षमता है ना, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। हर बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि सब अलग अलग होती है, तो इसलिए मनोविज्ञान का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। किस बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से हो रहा है, उसका मानसिक विकास किस तरीके से हो रहा है ना, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, हर चीज को ध्यान में रखना होता है। गिज्जू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, इसके बारे में गिज्जू भाई क्या कहते हैं, इनको समझते हैं। देखिएगा, गिज्जू भाई ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि में कृत्रिमता है, शिक्षा में जीवन की सहजता नहीं है। अतः इसका मतलब यह है कि उन्होंने व्यक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण पर बल दिया है।
व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है हम सब में अंतर है, हम सब एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, हम आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण, नजरिया, है ना, रुचि, सब कुछ अलग है, सब कुछ भिन्न है ना। तो ये कहते हैं कि बच्चे की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके आप पाठ्यक्रम को तैयार कीजिए। वे पाठ्यक्रम में कविताओं, इतिहास, चित्रकला और गणित आदि के शिक्षण पर बल देते थे। वे आध्यात्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल देते थे कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ठीक है, और ताकि बालक को जीवन में आध्यात्मिक सुख मिले और उनका जीवन क्या हो, सार्थक हो जाए। धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत वे धर्म है, जैसे आध्यात्मिक शिक्षा की इन्होंने बात की ना कि आध्यात्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तो आध्यात्मिक शिक्षा में वो जो थे गिज्जू भाई वो धर्म, पुराण, उपनिषद की कथाओं को खेल पद्धति अथवा कहानी कथन विधि द्वारा जाने के पक्ष में थे, दिए जाने के पक्ष में थे कि इन सब चीजों को कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को समझाया जाए। गिज्जू भाई का मानना था कि गंभीर धार्मिक प्रसंगों का स्वांग, अभिनय अथवा कहानी श्रवण विधि द्वारा सरल और सरस ढंग से बालकों के सम्मुख रखना चाहिए। तो ये उनका पाठ्यक्रम था। आगे बढ़ते हैं, गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षण विधियां क्या क्या होनी चाहिए, इनको समझते हैं। शिक्षण विधियों के संबंध में गिज्जू भाई के प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं। क्या विचार हैं, देखिएगा। नंबर 1 तो पूर्व विद्यालयी शिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत विधियां, भाषण एवं पाठ्यपुस्तक विधि का अंत होना चाहिए। इस क्षेत्र में परिवर्तन का प्रयोग नितांत आवश्यक है, यानी कि परिवर्तन लाना आवश्यक है। जो बच्चों के लिए सही हो, सटीक हो, उचित हो, बेहतर हो, उन्हीं चीजों को लागू किया जाए। पूर्व विद्यालयी शिक्षण में यानी कि जो पहले से शिक्षण में जो विधियां चली आ रही हैं उनको बदला जाए। परिवर्तन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों में परिवर्तन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो पहले से चला आ रहा है शिक्षा के माध्यम में, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप विधियों में परिवर्तन कीजिए। वही घिसी पिटी विधियों को आप लेकर के चल रहे हैं, उन्हीं माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि अब यूजफुल नहीं है ना। समय बदलता जा रहा है, बच्चों में परिवर्तन आ गया है, बच्चे उस तरीके के नहीं रहे, है ना। आजकल के बच्चे भी बहुत एडवांस हैं, तो उनको कुछ अलग तरीके से सिखाओ, टेक्निक के माध्यम से सिखाओ। पूर्व विद्यालयी शिक्षण क्षेत्र में औपचारिक विधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र की विधियां अनौपचारिक, सहज करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। गिज्जू भाई ने पूर्व विद्यालयी शिक्षण में मॉन्टेसरी पद्धति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और इसे बालक के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त समझा है कि जो मॉन्टेसरी पद्धति इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट, और इससे क्या होगा, बालक का सर्वांगीण विकास होगा, बालक का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर तरीके का विकास हो पाएगा। पूर्व विद्यालय शिक्षण के जिन विधियों पर गिज्जू भाई ने बल दिया है वे विधियां नाटक पद्धति हो गई। वो कहते हैं कि नाटक पद्धति के माध्यम से सिखाओ, कहानी पद्धति का यूज कीजिए, भ्रमण, बच्चे को घुमाने ले जाओ। अगर आप पर्यावरण से संबंधित पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बाग बगीचे दिखाओ, फूल दिखाओ, पेड़ पौधे दिखाओ। इन सब चीजों के माध्यम से पर्यावरण के बारे में बच्चों को बताया जाए। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से मॉन्टेसरी पद्धति, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। गिज्जू भाई के अनुसार अध्यापक का क्या रोल होता है, अध्यापक की क्या भूमिका होती है, इसको समझते हैं। गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षक का दायित्व और कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक को पुलिस की तरह व्यवहार ना करके मित्रवत व्यवहार करके बालकों की परेशानियों को समझना चाहिए। आजकल तो मारना पीटना पूरी तरीके से क्या हो गया है, बैन हो गया है ना। मार पीटा आप नहीं सकते हैं। पहले जमाने में खूब पीटा करते थे बच्चों को, है ना। तो वो कहते हैं कि ये पुलिस की तरह व्यवहार ना किया जाए, बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, उनकी परेशानियों को समझो। क्या करते हैं कि टीचर्स क्या करते हैं, अगर मान लीजिए बालक होमवर्क नहीं करके लाया है, क्यों नहीं होमवर्क किया, उठा के चांटा मार दिया, उसके पीटना शुरू किया। ऐसा नहीं, आप कम से कम बच्चे की प्रॉब्लम को तो समझो, आखिर उसने होमवर्क किया क्यों नहीं, क्या कारण रहा उसके पीछे, है ना। परेशानियों को उनके समझो और उनके निराकरण का प्रयास कीजिए कि इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। गिज्जू भाई बलपूर्वक, भयपूर्वक, यानी कि डंडे के माध्यम से डरा करके बच्चों को ऐसे वातावरण में विषयों के तथ्यों को रटा देने से शिक्षक का दायित्व निर्वहन नहीं मानते कि 4 डंडे मारे, अगर नहीं रटे तो 6 मारेंगे, या एक क्वेश्चन याद नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन पे 2 डंडे, 2 क्वेश्चन पे 4 डंडे, ऐसे करके, है ना। ये गलत बात है ना। वो कहते हैं ऐसे तथ्यों को रटा करके ये शिक्षक का दायित्व नहीं है ना।
इनके अनुसार शिक्षक को समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। अपनी पुस्तक दिवा स्वप्न में उन्होंने शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्राथमिक पाठशाला की भविष्य में क्या रूपरेखा हो इसको स्पष्ट किया है। वे पाठशालाओं में ऐसा नैतिक शारीरिक विकास चाहते हैं जो व्यक्ति को विभिन्न दुर्बलताओं पर विजय दिला सके। इसके लिए अध्यापक को स्वयं नियमों का पालन करते हुए शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित होना होगा। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे नोट्स ना लिए हो तो इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जितने भी भारतीय शैक्षिक विचारक हैं, पाश्चात्य शैक्षिक विचारक हैं, सबको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और आई होप आपको समझ भी आया होगा। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं।